हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो आज हम लोग मिलने जा रहे हैं एक आपसे बात करने के लिए मलेरियल पैरासाइट के बारे में, जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यही टॉपिक आपको 11 में भी पढ़ना था। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये दोनों 11th और 12th दोनों का पार्ट मैं एक ही साथ कंबाइन कर रहा हूँ। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मलेरियल पैरासाइट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मलेरिया, देखो मलेरिया एक्चुअली में ये टर्म अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ये दो टर्म से आया है। मेल मतलब क्या होता है, बैड, और एरिया इज कमिंग आउट फ्रॉम सराउंडिंग एयर। ये जो एरिया टर्म आप देख रहे हो ना, ये आया है किससे, एयर से। एक्चुअली में मलेरिया जो था ना, एक समय में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन काउज किया था पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन को, और इसकी कोई प्रॉपर वे में इसका इलाज नहीं था। तो कॉन्सेप्ट बहुत अलग अलग टाइप का आ रहा था, अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग बातें कही जा रही थी। किन्हीं के द्वारा ये कहा जा रहा था कि मलेरिया जो होता है वो एयर से होने वाला डिजीज़ है, तो बहुत लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे। एक्चुअली में ऐसा शुरू में कॉन्सेप्ट आया कि मलेरिया जो होता है वो एयर में कुछ प्रॉब्लम की वजह से डिजीज हो रहा है, इसीलिए बैड एयर के रूप में इसका नाम दिया गया था। इसीलिए मलेरिया को ये नाम पड़ा, ये नाम मिला। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट थे जो ब्रिटिश मूल के, इंडियन साइंटिस्ट कह सकते हो आप, दैट इज सर रोनाल्ड रॉस। क्या नाम था उनका, रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस जो थे ना, उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को डिटरमाइन किया कि मलेरिया इज एक्चुअली काउज्ड बाई मॉस्किटो। ये मॉस्किटो से ट्रांसमिट होने वाला डिजीज है। ओके, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक, तो खैर हम लोग बात करने जा रहे हैं मलेरिया के बारे में। तो मलेरिया का सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, पैथोजन के बारे में जानेंगे। आखिर वो कौन सा पैथोजन है जो मलेरिया काउज करता है। और ये पैथोजन जो है वो बिलोंग करता है प्रोटिस्टा से। किससे बिलोंग करता है, प्रोटिस्टा से। और ये पैथोजन देखो एक्चुअली में 4 टाइप के मलेरियल पैथोजन बताए गए हैं। मैं उन चारों की बात कर रहा हूं। द मेन जीनस जो था उसका, दैट इज प्लाज्मोडियम। क्या नाम है उसका, प्लाज्मोडियम। अब ये प्लाज्मोडियम भाई अलग अलग टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। ये प्लाज्मोडियम का 4 डिफरेंट वैरायटी अवेलेबल है, मतलब स्पेसीज अवेलेबल है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। क्या नाम है उसका, बहुत ही कॉमन है ये, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। दूसरा आपका है फैल्सीपैरम। दूसरा आपका क्या है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। नेक्स्ट आपका आ जाता है ओवेल, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम ओवेल। और लास्ट आपका आ जाता है दैट इज मलेरिया। दैट इज मलेरिया। ये 4 अलग अलग स्पेसीज हैं प्लाज्मोडियम के, जो हमारे बॉडी में क्या काउज करते हैं, मलेरिया काउज करते हैं। हालांकि इसका मलेरिया का नेचर अलग अलग है ना। एक्चुअली में ये चारों का लाइफ साइकिल कुछ अलग टाइप का होता है, लेकिन बेसिक आप बात जान लो कि यहाँ पे प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एक्चुअली में ये मैलिगेंट मलेरिया काउज करता है, मैलिगेंट मलेरिया, या इसी को बोलते हैं सेरेब्रल मलेरिया। मतलब इसका इफेक्ट मेन रूप से आपके ब्रेन पे होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे होता है, इसीलिए मैलिगेंसी काउज करता है। ज्यादातर ब्रेन फीवर काउज होता है, और जनरली इसे फैटल माना जाता है, काफी डेंजरस मलेरिया माना जाता है। जबकि मोस्ट कॉमन में वाइवैक्स, ओवेल और मलेरिया, ये सब मोस्ट कॉमन है। अगर हम लोग देखें तो इसके इंक्यूबेशन पीरियड को और इसका जो फीवर का ड्यूरेशन है उसके हिसाब से भी हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर मैं नाम दे दूं इसका A, B, C और D, तो अगर हम लोग ये चारों का फीवर पीरियड देख लेते हैं, मतलब कि इंटरवल ऑफ फीवर क्या आता है इसमें, उसका मैं एक लिस्ट आपके लिए बना देता हूं। ये
फीवर इंटरवल है और ये है इंक्यूबेशन पीरियड। मैं आईपी कर देता हूँ, इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ से आप समझ लो। ओके, तो फीवर पीरियड अगर हम लोग देखते हैं तो इसका होता है अबाउट 48 आवर्स, मतलब लगभग 48 आवर्स में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के जो पेशेंट होंगे ना उनका फीवर रिपीटेड होता है, मतलब बार बार ये फीवर रिपीट करेगा। ओके, तो कितना होता है 48 आवर्स। वहीं पे दूसरा अगर आप देखो तो ये हो जाता है, अगर मलेरियाई का देखें हम लोग तो सॉरी पहले फैल्सीपैरम का देखते हैं, तो फैल्सीपैरम का देखिएगा तो इसका आपको इरेगुलर रहेगा। क्या रहेगा? इरेगुलर। जबकि ओवेन जो आप देख रहे हो इसका भी आपको मिलेगा इरेगुलर, मतलब इसका कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है, दोनों का इरेगुलर ही होने जा रहा है। ओके, और अगर हम लोग मलेरियाई का देखते हैं तो इसका होता है अबाउट 72 आवर्स। ये इसका फीवर का ड्यूरेशन है, मतलब ये डिफरेंट ड्यूरेशन में फीवर जो होता है काउंट्स करता है। ओके, अगर हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड को देखते हैं तो इसका लगभग होता है 10 to 15 डेज। ओके, वहीं पे अगर हम लोग फैल्सीपेरम और इसका देखते हैं तो इसका अबाउट होता है 2 to 6 डेज। ओके, जिसको मैलिगेंट मलेरिया वाला जो पार्ट है। और अगर हम लोग ओवेन का पार्ट देखते हैं तो ओवेन जो होता है इसका अबाउट होता है 10 to 15 डेज, मतलब एटलीस्ट, मतलब वाइवेक्स और ओवेन ऑलमोस्ट लगभग सेम ही जैसा होता है। और ये मलेरियाई का अगर हम लोग देख लेते हैं तो इसका होता है अबाउट 28 to 30 डेज, मतलब ये इसका क्या हो गया? इंक्यूबेशन पीरियड। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किस बात पर? तो अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन का क्या प्रोसेस है, कैसे लाइफ साइकिल ये मेंटेन करता है हमारे बॉडी में और मस्कीटो की बॉडी में, क्योंकि इसका वेक्टर जो होता है, इसका वेक्टर मैं बता दूं आपको, तो वेक्टर जो होता है उसका नाम क्या है? फीमेल एनाफिलीज। फीमेल एनाफिलीज, देखो एक्चुअली में फीमेल एनाफिलीज जो है ना, ये एनाफिलीज टर्म इसके सेलेब्री ग्लैंड में पाए जाने वाले एक एंजाइम से आया है, सेलिवा कंसिस्ट एंटीकोगुलेंट। इसके सलीवा में एंटीकोगुलेंट पाया जाता है और उस एंटीकोगुलेंट का नाम है एनाफिलीन। क्या नाम है उसका? एनाफिलीन। इसी एनाफिलीन की वजह से इसका नाम पड़ा है एनाफिलीज। ओके, तो यही वो वेक्टर है जिसके द्वारा ये मलेरियल पैरासाइट ट्रांसमिट होता है इन्फेक्टेड पर्सन। एक और मैं बात यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दे दूँ कि इसी मलेरियल, चूंकि अफ्रीकन कंट्रीज में ये बीमारी बहुत ज़्यादा स्प्रेडेबल है, तो अफ्रीकन लोग जो होते हैं उनके बॉडी में एक एडेप्टेशन होता है, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। इट इज अ काइंड ऑफ एडेप्टेशन टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर पैरासाइट। सिकल सेल एनीमिया जो है ना, ये एक्चुअली में पाया जाता है किन में? अफ्रीकन पीपल्स में ज़्यादा देखा गया है, अ काइंड ऑफ एडेप्टेशन के रूप में, अ काइंड ऑफ एडेप्टेशन टू प्रिवेंट मलेरियल इन्फेक्शन। ओके, मलेरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए उनमें इस टाइप का एडेप्टेशन देखा गया है। क्लियर है बात? तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए मलेरिया के बारे में। अब आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हाउ डज मलेरियल पैरासाइट काउज इन्फेक्शन एंड व्हाट आर द लाइफ साइकिल ड्यू टू विच इट काउजेज वेरियस मोड ऑफ इन्फेक्शन इन आवर बॉडी। तो जल्दी से आप इसको उतारो, स्क्रीनशॉट तो उतारोगे क्या? स्क्रीनशॉट ले लो, तब मैं फिर आगे बढ़ाता हूँ। चलिए स्टूडेंट,
अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसका, ट्रांसमिशन का, इसका ट्रांसमिशन। तो देखिए अभी मैंने बताया कि मेलेनोफिलीज के द्वारा इसका ट्रांसमिशन होता है, और ट्रांसमिशन में क्या होता है कि फीमेल एनोफिलीज के बाइट के द्वारा ये पहुंचता है एज ए इनोकुलम, इनोकुलम के रूप में कहाँ, ह्यूमन ब्लड में, ह्यूमन ब्लड में एज ए इनोकुलम के रूप में पहुंचता है। और वो जो पार्ट है, वो जो इनोकुलम के रूप में पहुंचता है ना, दैट इनोकुलम एक्चुअली इज अ स्पोरोजोइट। वो इनोकुलम क्या है, स्पोरोजोइट। इट इज द फर्स्ट इन्फेक्टिव स्टेज ड्यू टू विच ट्रांसमिटेड टुवर्ड द ह्यूमन बॉडी। ये क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज। ये इन्फेक्टिव स्टेज है जो ह्यूमन बॉडी में ये ट्रांसमिट करता है। ओके, अब आगे क्या होगा भाई, जब ह्यूमन ब्लड में आएगा ना, तो ह्यूमन ब्लड में आने के बाद लगभग आधे घंटे के अंदर ही, विदिन हाफ आवर, है ना, आधे घंटे के अंदर ही ये कहाँ चला जाता है, ये आपके लीवर में, स्प्लेन में और बोन मैरो में इंटर कर जाता है। इंटर इनटू लीवर पैरेन्काइमा, है ना, लीवर के पैरेन्काइमा में इंटर कर जाएगा, स्प्लेन, स्प्लेन में इंटर कर जाएगा, और कहाँ इंटर करेगा, बोन मैरो। ये सब कहाँ हो रहा है, तो ये सब इन ह्यूमन हो रहा है, ह्यूमन के अंदर ये सब कहानी चल रही है, ये ह्यूमन के अंदर चल रहा है। और ह्यूमन के अंदर जो स्टेज होता है ना, ह्यूमन के अंदर ये क्या करता है, एसेक्सुअल लाइफ साइकिल गुजारता है हमारा। ह्यूमन के अंदर क्या करेगा, ये एसेक्सुअल लाइफ साइकिल गुजारेगा, और इस एसेक्सुअल लाइफ साइकिल को हम लोग बोलते हैं साइजोगोनी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइजोगोनी, है ना। तो साइजोगोनी का स्टेज स्टार्ट कर देगा किसमें, ह्यूमन के अंदर। अब इस साइजोगोनी के बहुत सारे स्टेज होते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, उस स्टेज को पढ़ते हैं। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके, तो अब देखिए ह्यूमन के अंदर जब साइजोगोनी स्टार्ट हो गया, आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना है कि ह्यूमन के अंदर जो इंटर करता है ना, तो ह्यूमन के अंदर इंटर करने का जो फर्स्ट स्टेज है इसका, दैट फर्स्ट स्टेज इज व्हाट, स्पोरोजोइट। दैट इज फर्स्ट इन्फेक्टिव स्टेज व्हेन इट इंटर इनसाइड द ह्यूमन। अब हम लोग बात करते हैं कि साइजोगोनी जब आ गया, सॉरी ये ह्यूमन में जब आ गया, तो ह्यूमन के अंदर ये सबसे पहले जाएगा प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज में। और प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज में मैंने अभी आपको बताया कि कहाँ चला गया, लीवर के अंदर गया, स्प्लीन के अंदर गया, और गया बोन मैरो के अंदर। ओके, जनरली ये 3 जगह ये इंटर कर गया है। ओके, अब देखो ये लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो के सेल को इन्फेक्ट करता है, और इन्फेक्ट करने के बाद एसेक्सुअल मल्टीपल फिजन करता है। एक्चुअली में क्या करता है, मल्टीपल फिजन। और जब ये मल्टीपल फिजन करेगा, तो मल्टीपल फिजन करने के बाद ये क्या बनाएगा भाई, तो ये एक्चुअली में मल्टीपल फिजन जब हो जाएगा, तो मल्टीपल फिजन के बाद स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है, और उस स्पोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, तो क्रिप्टोजोइट। क्या बोलेंगे, क्रिप्टोजोइट्स। देखिए इसी स्टेज का फॉर्मेशन करता है ये क्रिप्टोजोइट्स, है ना। और क्रिप्टोजोइट जो होता है, इसके बारे में क्या कहा जाता है, ये फीडिंग स्टेज है। कैसा स्टेज है, ये है आपका फीडिंग स्टेज। मतलब इस स्टेज में आकर के ये डैमेजिंग शुरू करता है। फीडिंग क्या करेगा भाई, तो एक्चुअली में जो ये सेल के अंदर जो प्लाज्मा मैटर होता है, उसके अंदर जो प्रोटीन मैटर होता है, ये सारे मैटर पर अपना लाइफ जो है गुजारना शुरू कर देता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या, कि ये कैसा स्टेज है, फीडिंग स्टेज है। ओके, अब क्या होगा भाई, ये फीडिंग स्टेज में जाने के बाद ये फिर मल्टीपल फ्यूजन करेगा, क्योंकि अभी मल्टीपल फ्यूजन कर ही रहा था,
तो ये क्या बनाएगा, एक स्टेज में आएगा दैट इज क्रिप्टोमेरोजोइट्स। क्या बना देगा, पहले बनाया क्रिप्टोजोइट्स, उसके बाद बना दिया क्या, क्रिप्टोमेरोजोइट्स। ओके, अब देखो क्रिप्टोमेरोजोइट्स जब बनाएगा ना, तो यहां फिर इंपॉर्टेंट बात हो जाता है, एक्चुअली में ये क्रिप्टोमेरोजोइट कन्वर्ट करता है मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स में, और ये नए सेल को फिर से इन्फेक्ट करता है, ये न्यू सेल्स को इन्फेक्शन काउज करता है, मतलब नए लीवर सेल को, नया स्प्लेन सेल को, नया बोन मैरो को। ये जो फिर से मैं आपको समझा दूं, प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज में लीवर स्प्लेन बोन मैरो के अंदर गया, मल्टीपल फ्यूजन स्टार्ट किया, मल्टीपल फ्यूजन के बाद बनाया क्रिप्टोजोइट्स, क्रिप्टोजोइट्स के बाद बनाया क्रिप्टोमेरोजोइट्स, क्रिप्टोमेरोजोइट्स कन्वर्ट कर गया दो अलग अलग पार्ट में, एक हो गया मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट जो चला गया कहाँ, लीवर स्प्लेन, मतलब अपने लाइफ साइकिल को वापस रिपीट करना शुरू कर देगा ये। अब देखो यही क्रिप्टोमेरोजोइट्स फिर दो अलग अलग चीजों में भी बदलता है ना, एक होता है माइक्रो क्रिप्टोमेरोजोइट्स, एक होता है मैक्रो क्रिप्टोमेरोजोइट्स। ये दो अलग अलग चीजों में बदलता है, एक होता है मैक्रो क्रिप्टोमेरोजोइट्स और एक होता है माइक्रो क्रिप्टोमेरोजोइट्स। देखो नेम अकॉर्डिंग टू साइज है ना, साइज के हिसाब से इसका नेम दिया गया है, एक मैक्रो और एक माइक्रो। अब माइक्रो हमारे लिए देखो, ये मैक्रो फिर से इसी काम को करता है, मतलब वो लीवर स्प्लीन और बोन मैरो को ही इन्फेक्शन काउज करता रहता है। लेकिन अगर हम लोग माइक्रो को देखते हैं तो ये माइक्रो इंटर कर जाता है किसमें, तो प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज में इंटर कर जाता है, ठीक ना, हम सॉरी इरिथ्रोसाइटिक फेज में इंटर कर जाता है, प्री तो हम लोग पर ही रहते हैं, इरिथ्रोसाइटिक फेज में इंटर कर जाता है। चूंकि माइक्रो है, छोटा है, तो ये आरबीसी में आसानी से इंटर कर सकता है। तो हम लोग अब इसको देखने जा रहे हैं। ओके, तो जल्दी से आप लीजिए इसका एक्सप्लेन शॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए माइक्रो क्रिप्टोमेरोजोइट्स पर हम लोग आ गए थे, है ना। माइक्रो क्रिप्टोमेरोजोइट्स जो है ये कहाँ इंटर करेगा, ब्लड में इंटर कर जाएगा, है ना। और ब्लड में इंटर करने के बाद क्या होगा, ब्लड के जो प्लाज्मा वगैरह है उसके ऊपर अपना डिपेंडेंट करने लगेगा। तो यहां से ये स्टार्ट करता है, ये होता है एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज। क्या होता है, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज, और एक हो जाएगा इरिथ्रोसाइटिक फेज। ये दो अलग अलग फेज में ये इंटर करेगा, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज और इरिथ्रोसाइटिक फेज। अब देखो एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज जो होगा इसमें से फिर वो क्या होगा, लीवर स्प्लीन ये सब में जाएगा, मतलब ये फिर जाएगा आपके लीवर में, स्प्लीन में, ये सब एरिया में इंटर कर जाएगा। और इरिथ्रोसाइटिक फेज वाला जो होगा वो आरबीसी के अंदर इंटर करेगा। ये कहाँ इंटर करेगा, आरबीसी के अंदर। और आरबीसी के अंदर क्या है, हेमोग्लोबिन है, उसमें बहुत सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स अवेलेबल होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पैरासाइट है ना, उसी हेमोग्लोबिन और उसी प्लाज्मा प्रोटीन के ऊपर अपना काम शुरू कर देगा। ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, आरबीसी के बारे में। अब देखिए आरबीसी के अंदर क्या करेगा। आरबीसी के अंदर जैसे ही इंटर किया तो एक स्टेज बनाएगा दैट इज कॉल्ड ट्रोफोजोइट। कौन सा स्टेज है ये, ट्रोफोजोइट। देखो ट्रोफोजोइट स्टेज को हम लोग बोलते हैं फीडिंग स्टेज। आरबीसी के अंदर का फीडिंग स्टेज माना जाता है ये ट्रोफोजोइट्स। ओके, और ये किस पर फीड करेगा, मैंने अभी बताया, हेमोग्लोबिन हो गया और भी प्लाज्मा प्रोटीन्स जो अवेलेबल होते हैं उसके ऊपर फीड करेगा ये, या फिर आरबीसी के अंदर जो और भी प्रोटीन्स होते हैं, हेमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन वाला पार्ट होता है उसके ऊपर फीड करेगा। ओके, अब ये ट्रोफोजोइट्स जो होता है वो कन्वर्ट करेगा किसमें, तो डिस्क्वाइड स्टेज में कन्वर्ट कर जाता है।
क्या बोलते हैं उसको, एक्चुअली में ये जो स्टेज है ना ये सब उसके शेप और साइज के हिसाब से दिया गया है। तो इसका कन्वर्सन किसमें होता है, डिस्क्वाइड स्टेज में। अब डिस्क्वाइड स्टेज के बाद फिर कहाँ चला जाएगा भाई, तो देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड सिग्नेट रिंग स्टेज। क्या बोलते हैं इसको, सिग्नेट रिंग स्टेज। देखो सिग्नेट रिंग स्टेज में क्या होता है कि वैक्यूल डेवलप कर जाता है, इस तरह से ऐसे वैक्यूल डेवलप कर जाता है और एक साइड में पूरा इसका न्यूक्लियस वगैरह जो होता है ना वो डेवलप कर जाता है। तो एक बीच में ये क्या वैक्यूल है, ये वैक्यूल है ना। तो वैक्यूल की वजह से ये रिंग लाइक अपीयरेंस होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज। ओके, अब ये अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात मैं यही बता देना चाहता हूं कि दिस स्टेज इज नॉट अकर इन फैल्सिपैरम। ये सिग्नेट रिंग में यहां लिख देता हूं, सिग्नेट रिंग स्टेज नॉट अकर इन फैल्सिपैरम, है ना। फैल्सिपैरम में ये स्टेज नहीं पाया जाता। ओके, अब सिग्नेट रिंग स्टेज के बाद फिर क्या हो जाएगा, ये डेवलप करेगा अमीबॉइड स्टेज में। कहां डेवलप कर जाएगा, अमीबॉइड स्टेज में आ जाएगा। सिग्नेट रिंग स्टेज के बाद आ जाएगा अमीबॉइड स्टेज में, और अमीबॉइड स्टेज में जैसे ही ये आया तो आप देखिएगा स्कफनर्स डक्ट प्रोड्यूस स्कफनर्स डॉट प्रोड्यूस शुरू हो जाएगा इसमें, पीएच स्कफनर डॉट प्रोड्यूस होगा। ओके, अब ये स्कफनर डॉट जो आप देख रहे हो वो एक्चुअली में ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है। ये है आपका ग्रेनुलर डॉट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर जाता है। अब ये ग्रेनुलर डॉट लाइक स्ट्रक्चर के बाद अगर आप देखिएगा तो आरबीसी के अंदर आपको ब्राउन और व्हाइट, ब्राउन और ब्लैक टाइप का कुछ ग्रेनुलर स्ट्रक्चर भी नजर आने लगता है, दैट इज कॉल्ड हेमोज्वाइन। ब्राउन ब्लैक डॉट्स अपीयर, उसको बोलते हैं क्या, हेमोज्वाइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है मलेरियल पैरासाइट के इन्फेक्शन का, क्योंकि यही वो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है जो डिटेक्ट किया जाता है एक इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड में। ऐसे मलेरियल पैरासाइट ब्लड में डिटेक्ट नहीं होता है, लेकिन हेमोज्वाइन ग्रेनुल जो होता है ना, ब्लैक एंड ब्राउन डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर जब ब्लड के सैंपल में आना शुरू हो जाए, माइक्रोस्कोपिक डिटेक्शन में आता है, तो ऐसे पर्सन में ये मोस्टली संभावना होती है कि दैट पर्सन इज इन्फेक्टेड बाय मलेरियल पैरासाइट। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट बात, ये तो पहला इंपॉर्टेंट बात हुआ, मतलब ये आइडेंटिफिकेशन है ह्यूमन ब्लड का मलेरियल पैरासाइट के इन्फेक्शन का। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि हेमोज्वाइन जब प्रोड्यूस होता है ब्लड में, तो इसकी वजह से चूंकि यह टॉक्सिक सब्सटेंस है, ब्लड जो है वो डिसोसिएट कर गया है, आपका आरबीसी डिसोसिएट कर गया, रप्चर कर गया है, तो इसकी वजह से फीवर आता है, चिलिंग और फीवर इफेक्ट शुरू हो जाता है मलेरिया का। ये पूरा ड्यूरेशन जो मैंने आपको जो बताया ना, इंक्यूबेशन पीरियड, और जो मैंने आपको बताया कि व्हाट आर द वेरियस स्टेज ऑफ ये वेरियस टाइम ऑफ द अपीयरेंस ऑफ फीवर। तो अगर मैं वाइवेक्स की बात करता हूँ, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की बात करता हूँ, तो लगभग 48 आवर्स में ये क्या होगा, हेमोज्वाइन प्रोड्यूस होता है ब्लड में बाय द रप्चरिंग ऑफ आरबीसी फॉलोइंग दीज टाइप्स ऑफ स्टेजेस। और उसके बाद क्या होता है, फीवर काउज होता है, चिलिंग इफेक्ट काउज होता है, स्वेटनिंग इफेक्ट काउज होना शुरू हो जाएगा। ये 3 मेजर स्टेप्स माने जाते हैं, दैट इज चिलिंग, फीवर एंड स्वेटिंग। ओके, तो इसकी वजह यही है, हेमोज्वाइन ग्रैन्युल्स होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। हेमोज्वाइन के बाद क्या हो जाएगा,
न्यूक्लियर डिवीजन का स्टेज आ जाएगा, है ना। और न्यूक्लियर डिवीजन के स्टेज के बाद आता है रोसेट स्टेज। क्या आ जाता है? रोसेट स्टेज आ जाएगा। और रोसेट स्टेज के बाद ये किस स्टेज में पहुंचेगा? दैट इज कॉल्ड मेरोजोइट। मेरोजोइट्स में आ जाएगा ये, ठीक ना। और जैसे ही मेरोजोइट्स में आएगा उसके बाद फिर से ये नए आरबीसी को इन्फेक्शन काउज कर देगा, मतलब न्यू आरबीसी को फिर से ये काम करना शुरू कर देगा। ओके, तो फिर आखिर इंटर कैसे करेगा ये किसमें? मस्कीटो। तो हम लोग वो देख लेते हैं। यहां तक जो आपका स्टेज था दैट इज इन ह्यूमन साइज 1 इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज इन ह्यूमन। ओके, अच्छा, ह्यूमन जो है इसका कैसा होस्ट है? सेकेंडरी होस्ट है। प्राइमरी होस्ट आपका मॉस्किटो है, दैट इज एनोफिलिस। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि एनोफिलिस के अंदर जाने से पहले क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग आ गए थे मेरोजोइट्स के स्टेज पर। मेरोजोइट्स में सम जो होगा वो इंटर करेगा क्या? न्यू आरबीसी में। और कुछ जो होगा वो क्या करेगा भाई? तो कुछ जो है वो ट्रांसफर करेगा किसमें? गैमेट बनाने में, मतलब गैमेटोजेनेसिस करेगा। क्या हो जाएगा? गैमेटोजेनेसिस करेगा। ओके, तो गैमेटोजेनेसिस करेगा तो क्या होगा भाई कि कन्वर्ट करेगा दो अलग अलग स्टेज में। एक होता है क्या? माइक्रोगैमेट, और एक हो जाएगा मैक्रोगैमेट। माइक्रो और मैक्रोगैमेट में ये कन्वर्ट कर जाएगा। ओके, नाम से पता चल रहा है माइक्रोगैमेट स्मॉल साइज, मैक्रोगैमेट बड़ा साइज होता है, क्योंकि इसके अंदर रिजर्व फूड मैटर होता है विथ रिजर्व फूड मैटर। ओके, इसमें रिजर्व फूड मैटर अवेलेबल होता है। अब ये फीमेल होता है और ये मेल होता है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। ये है मेल नेचर का और ये क्या है? फीमेल नेचर का। और ये हमारे ब्लड में ये पूरा का पूरा सैंपल अवेलेबल है। अब देखिए, अगर इस पर्सन को, जिसके ब्लड में ये चीज पाया जा रहा है, उस पर्सन को अगर मान लो कोई इन्फेक्ट आउट करता, मतलब कोई अगर मॉस्किटो बाइट करता है, फ्रेश मॉस्किटो, कोई भी मॉस्किटो बाइट करता है, देन दीज माइक्रो एंड मैक्रो गैमेट गेट इंटर इनसाइड द गट ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉस्किटो। अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसको डेवलप करने के लिए क्या चाहिए? अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, जो ह्यूमन बॉडी में इसको नहीं मिलने जा रहा है। तो ह्यूमन बॉडी में चूंकि ये मिलने नहीं जा रहा है, तो क्या करेगा? मतलब एक्चुअली में ये जो हमारे बॉडी में मैक्रोफैग्स वगैरह होते हैं, उनके टारगेट में ये आ जाता है और मैक्रोफैग्स इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, तो अब मैं बात कर रहा हूं क्या? हम लोग बात कर रहे हैं टेकन बाई मॉस्किटो, है ना। फीमेल मॉस्किटो के द्वारा ये टेकन कर लिया गया, वापस एब्जॉर्ब कर लिया गया विद द हेल्प ऑफ ब्लड सकिंग। ओके, और अगर मैंने बताया कि अगर ये फीमेल मॉस्किटो के अंदर, बॉडी के अंदर नहीं गया, क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ पे उसको कितना मिलेगा? 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा, जबकि ह्यूमन में लगभग 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, तो अब मॉस्किटो के अंदर क्या होगा? देखिए, मॉस्किटो के कहाँ चला गया? ये गट में, मॉस्किटो के गट में इंटर करेगा। ओके, और गट में इंटर करने के बाद क्या होगा? एक्सफ्लैजेशन काउज करता है, एक्सफ्लैजिलेशन काउज करेगा ये। मतलब आप देखोगे ना तो इस टाइप का कुछ स्टेज में डेवलप कर जाता है ऐसे, और इसमें इस टाइप का फ्लैजिला टाइप का ऐसे ऐसे स्टेज डेवलप हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एक्सफ्लैजिलेशन स्टेज, है ना। तो एक्सफ्लैजिलेशन स्टेज में डेवलप कर जाएगा।
अब ये एक्सप्लाइजेशन स्टेज के बाद इसमें क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट। और जाइगोट जो होगा वो क्या होगा, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, है ना। अब ये डिप्लॉइड जाइगोट जो है ना, ये डेवलप करेगा ऊकाइनेट में। किसमें डेवलप करेगा, ऊकाइनेट में। और ऊकाइनेट फाइनली डेवलप कर जाएगा oocyst में। किसमें डेवलप कर जाएगा, oocyst में। ओके, और ये oocyst जो आप देख रहे हो, दैट अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन, मतलब मियोसिस होगा और बनाएगा क्या, स्पोरोजोइट। ठीक ना। अच्छा, ये जो फ्लैजिलेशन के बाद जाइगोट बनेगा ना, ये जाइगोट गट में इंटर कर जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंटर इनटू गट वॉल, है ना। गट के वॉल में इंटर कर जाता है, इंटेस्टिनल वॉल से इंटर करके सीधे उसके सेलेब्री ग्लैंड वाले जोन में आ जाता है, मतलब विद द हेल्प ऑफ बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड से ये आ जाता है सेलेब्री ग्लैंड में और यहाँ बनाता है स्पोरोजोइट। और यही स्पोरोजोइट क्या है, आपको याद होगा, इन्फेक्टिव स्टेज। यही स्पोरोजोइट आपका इन्फेक्टिव स्टेज है, जो अब ये मॉस्किटो तैयार है अपने इनोकुलेशन को, मतलब अपने इन्फेक्शन को डालने के लिए एक फ्रेश पर्सन। ओके, तो ये हमारा स्टेज है किसके अंदर का, इन मॉस्किटो, दैट इज कॉल्ड गैमेटोगोनी। साइटोगोनी हम लोगों ने पढ़ा था, ये मॉस्किटो के अंदर चलने वाला स्टेज है, दैट इज गैमेटोगोनी। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर आपसे बात करता हूँ फिर इसके सिम्टम के बारे में। चलिए बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं सिम्टम्स। तो कौन कौन सा सिम्टम डेवलप होता है, तो फीवर काउज करेगा, फीवर एट पर्टिकुलर इंटरवल, एक खास इंटरवल के बाद फीवर काउज करता है। अच्छा, फीवर भी बहुत हाई, लगभग 106 फ़ारेनहाइट, चिलिंग, स्वेटनिंग काउज करेगा, है ना। चिलिंग काउज करेगा, स्वेटनिंग काउज करेगा। ओके, और क्या है भाई, तो चूंकि ये हमारे लीवर को और ये इसको भी इन्फेक्ट करता है, स्प्लीन को, तो एनीमिया भी काउज करता है। एनीमिया, स्टमक पेन काउज करेगा, और नॉशिया काउज करेगा, वीकनेस काउज करेगा, है ना। जॉइंट पेन्स भी काउज करता है, कभी कभी जॉइंट पेन्स भी काउज करता है। तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करता है किससे, अच्छा एक और मैं लिख दूँ, स्प्लीन इनलार्जमेंट, ये सब इसका क्या हो गया, सिम्टम। These are the symptom of malaria. ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके कंट्रोल के बारे में, काफी इम्पोर्टेंट है। तो कंट्रोल में हम लोग क्या करते हैं, तो we should control मॉस्किटो बाइट। आप मॉस्किटो बाइट को कंट्रोल करिए, मलेरिया अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। या मॉस्किटो के पॉपुलेशन को कंट्रोल कीजिए, कैसे करोगे भाई, तो बाय यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स आप यूज कर सकते हो, मॉस्किटो नेट, यूज करना चाहिए। आप जो मतलब स्टोरेज वाटर है, उस वाटर में आप यूट्रिकुलेरिया का नाम आपने सुना होगा। इट इज ए काइंड ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट, एक्वेटिक होता है, ये एक्वेटिक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। तो ये फीड करता है मॉस्किटो के लार्वा पे। ओके, तो
नेक्स्ट आपने नाम सुना होगा गंबूशिया का, एक फिश है, गप्पी फिश गंबूशिया। तो ये भी मस्कीटो के लार्वा पे फीड करती है, तो आप इससे भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर टेस्ट हम लोग देखते हैं इसका, मतलब डायग्नोसिस कर सकते हैं। डायग्नोसिस अगर हम लोग देखते हैं तो मलेरियल पैरासाइट टेस्ट, एमपी टेस्ट होता है एक, ओके। एलिसा भी करवाया जाता है इसके लिए एलिसा टेस्ट भी करवाया जाता है। तो ये सब टेस्ट जो है वो मलेरिया के लिए होता है, ओके। और मेडिसिन, अगर हम लोग मेडिसिन देखें तो इम्पोर्टेंट आपको रखना है बार्क ऑफ सिंकोना ट्री, बार्क ऑफ सिंकोना ट्री है ना। सिंकोना ट्री के बार्क से निकलता है क्यूनिन, मेडिसिन का नाम है बेसिकली क्यूनिन, है ना। तो ये मेडिसिन काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है इसको कंट्रोल करने के लिए, ओके। तो ये हो गया आपका किसके बारे में, मलेरियल पैरासाइट के बारे में। तो आई थिंक ये सारा टॉपिक आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग डिजीज़ का ऑलमोस्ट टॉपिक मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया है इस वीडियो में। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे इम्यूनिटी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसऑर्डर में हम लोग को